मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक। आज हम आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक व्याकरण और रचना कक्षा 8 का पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इस पाठ को समझाने जा रहे हैं। प्रिय बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आज हम 4 चीज़ों को समझने जा रहे हैं। जैसा कि आपके पाठ में लिखा हुआ है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा को समझते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। आइए देखिए, आपकी पुस्तक में बॉक्स के अंदर भाषा की परिभाषा लिखी हुई है, किसको हम भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अब आपको ये चीज़ अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी। क्लियर करके मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, सरल से सरल शब्दों में और केवल एक पंक्ति में। अगर हम इसको इस तरह से कहेंगे, इस परिभाषा को, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। अर्थात विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। से तात्पर्य ये है, जिस प्रकार से हम हमारे मन के हृदय के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो भावनाएं आती हैं, भाव आते हैं, उन भावों को हम किस तरह से प्रकट कर रहे हैं, दूसरों पर जाहिर कर रहे हैं, दूसरों को जता रहे हैं, उनको अपनी बात समझा रहे हैं। और ठीक उसी तरह से सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति है, वो किस रूप में अपनी बात हमको समझा रहा है, हम उसके भावों और विचारों को समझ पा रहे हैं। तो ये जो भावों का, विचारों का जो लेन देन है, अर्थात विचारों और भावों का जो आदान प्रदान है, आदान माने लेना, प्रदान माने देना, एक दूसरे के बातों को, विचारों को, भावों को समझना और समझाना ही भाषा कहलाता है। आपको समझ में आया होगा। और भाषा किसे कहते हैं, जब आप ये समझ लेंगे तो फिर आपको एक चीज़ इसमें और समझनी है। पुस्तक में जो लिखा है, जहाँ पर भाषा के रूप, देखिए भाषा के रूप 2 होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के प्यारे बच्चों? 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कह देने से ही आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया। मौखिक माने मुख से, मुख माने मुंह के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले विचार या भाव। जिन भावों या विचारों को हम अपने मुंह से बोल करके प्रकट करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। परिभाषा में लिखा हुआ है, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्लियर? स्पष्ट हो गया? अब नंबर 2 लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और प्रकट किया जाता है और पढ़कर प्रकट किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। इसको हम स्थायी रूप से लिख सकते हैं। लिखकर या पढ़कर जिन विचारों और भावों को हम प्रकट करते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। मौखिक माने मुंह से भावों विचारों को प्रकट करना, लिखित माने लिखकर भावों और विचारों को प्रकट करना। हम जो इस समय आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। अर्थात हम मौखिक रूप से आपको समझा रहे हैं। मुख से निकले जो हमारे भाव हैं, जो विचार हैं, वो आप तक पहुंच रहे हैं।
तो ये हम प्रदान कर रहे हैं, तो ये जो भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। अब जो आपके समक्ष लिखित रूप में जो कुछ आ रहा है, जो हम बोल रहे हैं, वो लिखकर सब प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भाषा का लिखित रूप है, जिसको कि आप पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, और भाषा के रूप कौन कौन से हैं, कितने हैं। 2 रूप हैं भाषा के। आइए अग्रिम पृष्ठ पर आते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपका, जितने कलरफुल इसमें शब्द हैं आ रहे हैं, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा लिखा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है और ये विश्व के कोने कोने में बोली और समझी जाती है। संसार भर में, दुनिया भर में इस भाषा को समझा जाता है। इस भाषा का प्रयोग अधिकाधिक रूप से किया जाता है। और देखिए आगे, लेह लद्दाख, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों और क्षेत्रों के निवासी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसको भारत की संपर्क भाषा भी कहा जाता है। इसीलिए ये भारत की संपर्क भाषा है। अच्छा, प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा से ही होती है। भारत की पहचान किस भाषा से होती है, हिंदी भाषा से। भारत में, समूचे भारत में, संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी भाषा बोली जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष हिंदी के माध्यम से ही हुआ है ना, तो इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए हिंदी शासन के कामकाज की भाषा बन गई, है ना। ये व्यापारिक क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदी के नामों का प्रयोग करती हैं। हिंदी भारत की पहचान है ना। अब देखिए आ रहा है नीचे कि अन्य भारतीय भाषाएं, जो हमारी हिंदी भाषा है उसके साथ साथ कौन सी भाषा और हैं जो भारतीय भाषाओं के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं। संविधान में भारत की इन भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली आदि भाषाएं हैं। आपको समझ में आया होगा। इतनी भाषाओं को, ये जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं को भी भारतीय संविधान के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। आइए आगे देखते हैं उपभाषा और बोली। अभी आपने पढ़ा भाषा से संबंधित जो भाषा पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है, हिंदी भाषा। भाषा से उपभाषा और बोली। अब देखिए ये उपभाषा क्या चीज़ है, भाषा की उपभाषा, और बोली क्या चीज़ है, इसमें अंतर क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। उपभाषा, उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र का मतलब लिमिटेड दायरा, लिमिटेड एरिया। जो सीमित दायरा होता है, क्षेत्र होता है, उसी के अंदर उपभाषा को बोला जाता है। उपभाषा में लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से लिखी जाती हैं, है ना। जैसे मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है।
अवधी भाषा, मैथिली इत्यादि। तो इनको हम जो क्षेत्र में बोली जाती हैं, अपने अपने क्षेत्रों में बोली जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। बोली, देखिए बोली और उपभाषा में भी अंतर है। बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, इसको भी आपको समझना होगा। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जो हमारे प्रांत, स्टेट है ना, जो हमारे राज्य हैं, उन राज्यों में के जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में बोली हमारी बोली जाती है। बोली माने व्यावहारिक बोली से तात्पर्य है कि हम व्यवहार में किस बोली को, किस भाषा को प्रयोग में ला रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर, कुछ कुछ दूर पर, एक ही ज़िले में, एक ही क्षेत्र में, एक ही प्रांत में, कुछ ज़िलों के अंतर्गत, जनपदों के अंतर्गत, गाँव में, उनके कस्बों में, उनके क्षेत्रों में अलग अलग बढ़ कर के बोलियाँ बोली जाती हैं। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। आपने पढ़ा, इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती और इसे सरकारी कामकाज में मान्यता भी प्राप्त नहीं होती, है ना। जैसे खड़ी बोली अब सीमित दायरे में नहीं बोली जाती, अब ये जन सामान्य की भाषा बन गई है और इसमें साहित्यिक रचनाएं भी हो रही हैं। सरकारी कामकाज में इसी खड़ी बोली का प्रयोग भी हो रहा है। आगे आइए, देखिए लिखा है लिपि। लिपि को देखें। लिपि आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी। जब प्रारंभ था, शुरुआत थी, वो शुरू में बोली जाती थी। उसका लिखित रूप नहीं था, केवल मौखिक रूप से बोली जाती थी। धीरे धीरे भाषा को लिखने की आवश्यकता अनुभव की गई, अतः भाषा की ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए। उनकी पहचान, भाषा को किस तरह से पहचाना जाएगा, हम किस तरह से लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो पहचान चिन्ह उनके निर्धारित किए गए। इन्हीं पहचान चिन्हों को लिपि कहा गया और इनके द्वारा भाषा लिखी जाने लगी। इन चिन्हों के माध्यम से, चिन्हों के द्वारा ही हमारी भाषा लिखी जाने लगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बॉक्स में लिपि की परिभाषा दृष्टिगत होती है। लिखा हुआ है, भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब लिखा है भाषा की मौखिक ध्वनियाँ। मौखिक माने मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जिनको हम सुनते हैं। आवाज़, ध्वनि माने आवाज़। मौखिक रूप से निकली हुई आवाज़ों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, उनके कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उनको अंकित किया जाता है, लिखा जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। आपने देखा होगा, प्रारंभ से आप पढ़ के आ रहे हैं, शुरू में पीजी से, प्ले ग्रुप से, छोटे क्लास के नन्हे नन्हे बच्चे जो होते हैं, उनको सबसे पहले ये चिन्ह सिखाए जाते हैं। स्वर, अ आ इ ई उ ऊ, फिर उनके चिन्ह अर्थात मात्राएं। अ की मात्रा पहचान, बड़ा आ कौन सा, उसका डंडा। छोटी ई कौन सी, उसकी मात्रा ई। बड़ी ई कौन सी है, उसकी मात्रा ऊ। सबकी मात्राएं निर्धारित की गई। इसी को लगा करके, क्योंकि ये नहीं आते स्वरों का प्रयोग नहीं होता, तो फिर हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं के माध्यम से भाषा को शुद्ध, समृद्ध और वैभवशाली बनाते हैं और उसको लिखित रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो उसे हम लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। जितनी भी दुनिया भर में जितनी भाषाएं चल रही हैं, जो हैं, उनमें अपनी अपनी हर भाषा की लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि हिंदी की है। और ये केवल हिंदी भाषा की ही नहीं, और भी अन्य भाषाओं की लिपि है, जैसे संस्कृत है, मराठी है, गुजराती है, नेपाली है और कोंकणी है। आदि भाषाएं जो हैं, उनकी भी लिपि देवनागरी ही है। कई भाषाओं की लिपि देवनागरी है ना।
तो इस प्रकार से आपने लिपि को समझा। लिपि किसे कहते हैं? चिन्हों के द्वारा लिखे जाने वाली भाषा लिपि कहलाती है। व्याकरण। व्याकरण, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। किसी भी, कोई भी, दुनिया भर में कोई भी भाषा है, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा का प्राण होती है। बिना व्याकरण के कोई भी भाषा सुदृढ़ नहीं होती, समुन्नत नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, उसका कोई स्वरूप नहीं होता। हिंदी तो सारे लोग बोलते हैं। भाषा को, जो भाषा जहाँ बोली जाती है दुनिया में, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच भी बोली जाती है और गैर पढ़े लिखे जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको लोगों के द्वारा भी बोली जाती है, परंतु वो व्याकरण निष्ठ नहीं होती, उसमें व्याकरण सम्मिलित नहीं होती, इसलिए उनकी भाषा में अशुद्धियाँ अधिक होती हैं। व्याकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है भाषा में, उसका क्या महत्व है, क्या मतलब है, वो आपको समझना होगा। व्याकरण क्यों आवश्यक है? भाषा और व्याकरण के बीच संबंध गहरा होता है और व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायता प्रदान करती है। व्याकरण में भाषा को नियमित और व्यवस्थित बनाने के लिए नियम होते हैं, जिनकी सहायता से हम भाषा का शुद्ध एवं प्रभावशाली प्रयोग करना सीख पाते हैं। आप प्रारंभ से स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, एकार्थी, समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए वह शब्द जितने भी कुछ आप पढ़ते हैं, अलंकार, छंद, रस, ये सब चीज़ें जो हैं ये व्याकरण के अंग हैं, व्याकरण के भाग हैं। इनको सबको सम्मिलित करके, समझ करके हम अपनी भाषा को सुदृढ़, प्रभावशाली एवं शुद्ध बनाते हैं। और जहाँ पर इनका प्रयोग होता है समझते हैं कि हम शुद्ध व्याकरण युक्त भाषा को बोल रहे हैं। अन्यथा यदि हम इसका प्रयोग नहीं करते तो हमारी कमियां पकड़ी जाती हैं कि हम व्याकरण रहित भाषा बोल रहे हैं। तो इसलिए अंत में देखेंगे, वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। क्लियर हुआ होगा? वो शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण ही हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं वही व्याकरण है। प्यारे बच्चों, आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। इसमें आपने 4 चीज़ों को भली भांति समझा, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आप जितना ही इस पाठ को पढ़ेंगे, जितना इसका अभ्यास करेंगे, इसको सुनेंगे, उतना ही आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का अच्छा ज्ञान होगा, उत्तम ज्ञान होगा। जिस चीज़ को हम भली भांति समझ लेते हैं वो चीज़ हमारी उतनी ही उत्कृष्ट हो जाती है। आइए अब इसके प्रश्न अभ्यास, प्रश्नोत्तरों की ओर हम चल रहे हैं। आप देखिएगा, सर्वप्रथम जो इसमें आपके प्रश्न संख्या 1, 2 और 3, ये आपको नीचे हम उत्तर सहित इनको स्पष्ट करेंगे। अभी आपका जो प्रश्न संख्या 4 आ रहा है, रिक्त स्थान वाला, प्रश्न संख्या 4 में लिखा है, उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके खंड का को देखिएगा। खंड का में पत्र लिखते समय हम भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? पत्र लिखते हैं, अर्थात लिखते हैं तो ये लिखित भाषा का रूप हुआ, तो हम लिख देंगे लिखित। पत्र लिखते समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से खा खंड में
छात्र पुस्तक पढ़ते समय, ये पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसमें मुख का प्रयोग होगा, मुंह से पढ़ा जाएगा तो मौखिक हो गया भाषा का प्रयोग। छात्र पुस्तक पढ़ते समय मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तीसरा खंड ग, पंडित जी ने कथा कहते समय मौखिक भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा? कथा कही जाती है, पढ़ी जाती है, मुख से पढ़ी जाती है, इसलिए मौखिक भाषा का प्रयोग किया। समाचार पत्र में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि समाचार पत्र लिखा हुआ आता है, उसमें लिखा हुआ होता है, उसको हम पढ़ते हैं, इसीलिए लिखा हुआ था। लिखकर और पढ़कर व्यक्त करते हैं, तो उसमें लिखित भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, वाक्यों को पढ़कर उनके आगे सही या गलत का निशान लगाइए। किस तरह के वाक्य हैं? खंड का, गीत गाते हुए मनुष्य लिखित भाषा का प्रयोग करता है। गीत गा रहा है, मुख से गा रहा है, लिखित भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत है ना। गीत गाते हुए मनुष्य लिखित भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा। खा खंड में नेताजी भाषण देते समय मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषण दे रहे हैं अर्थात मुंह से बोल रहे हैं, तो वहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखते समय लिखित भाषा का प्रयोग किया। लिखते समय का मतलब लिख रहे हैं, उस समय तो लिखित भाषा ही का प्रयोग हो रहा है, वो भाषा का लिखित रूप है, ये सही है। शंकर ने चिल्लाकर मुझे बुलाया, मोहन इधर आओ, यहाँ उसने लिखित भाषा का प्रयोग किया। चिल्लाकर मुझे बुलाया तो लिखित भाषा का प्रयोग नहीं किया, मौखिक भाषा का प्रयोग किया, इसलिए लिखित भाषा का प्रयोग नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। माँ सवेरे के समय मंत्र बोलने में मौखिक भाषा का प्रयोग करती हैं। सवेरे के समय मंत्र बोलती हैं तो मुंह से बोलती हैं, मंत्र मुख से पढ़ती हैं, इसलिए वो मौखिक भाषा का रूप होगा, लिखित भाषा का नहीं, तो ये वाक्य सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनको चुन करके सही विकल्प हमें लिखना है, उनको देखना है, चुनना है। भारत की संपर्क भाषा का नाम क्या है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या मराठी? 4 विकल्प है, का, ख, ग, घ। इसका खा खंड सही है, हिंदी। भारत की संपर्क भाषा का नाम हिंदी है। दूसरा है, भारत सरकार ने कब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? क, ख, ग, घ। 4 विकल्प हैं, उसमें से गा विकल्प आपका सही है। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, गा विकल्प सही है। तीसरा है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती? केवल घा खंड देखिएगा, यही सही है। उर्दू भाषा नहीं लिखी जाती देवनागरी लिपि में, बाकी आपने पीछे पढ़ा था नेपाली, मराठी, गुजराती, ये भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं उर्दू को छोड़कर। चौथा है, गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? केवल खा खंड सही है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण के ज्ञान से क्या लाभ होता है? व्याकरण के ज्ञान से शुद्ध बोलना आता है, शुद्ध पढ़ना आता है, शुद्ध लिखना आता है, तीनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए चौथा वाला उपर्युक्त सभी लिखा। उपर्युक्त का मतलब उपर्युक्त सभी विकल्पों का लाभ होता है, जो बातें कही गई हैं, इसलिए इसका चौथा वाला ठीक है, सब सही हैं, परंतु निशान हम चौथे पर लगाएंगे, उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं, तो इसको राइट करेंगे। आइए इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं 1 से 3 तक जो आपके हैं, उन प्रश्नों के उत्तर अब हम दे रहे हैं आपको। भाषा की परिभाषा लिखिए, भाषा के कितने रूप हैं उनके नाम लिखिए।
आपने पीछे पढ़ा सबसे प्रारंभ में पाठ में भाषा की परिभाषा आपको लिखनी है ना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा के विषय में बताया गया है, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, तथा लिखित भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। प्रश्न संख्या 2, उपभाषा और बोली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा में लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती और इसे सरकारी कामकाज की मान्यता प्राप्त होती है। प्रश्न 3, लिपि किसे कहते हैं? हमारे जीवन में लिपि का क्या महत्व है? उत्तर देखिए, भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। परिभाषा है, हमारे जीवन में लिपि का अत्यधिक महत्व है। आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, उसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे भाषा को लिखने की आवश्यकता अनुभव की गई, अतः भाषा की ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं और इनके द्वारा भाषा लिखी जाने लगी। 3 प्रश्न आपके गृह कार्य में जो आपको स्वयं करने हैं, बहुत सरल हैं, आप आराम से कर लेंगे। व्याकरण की परिभाषा लिखिए। अंत में बॉक्स के अंदर व्याकरण की परिभाषा दी गई है, आप समझ चुके हैं, उसी परिभाषा को आप लिख दीजिए, क्योंकि लिखा व्याकरण की परिभाषा लिखिए, है ना। तो आप आराम से लिख लेंगे। वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा, प्रारंभ में जो भाषा की परिभाषा है यदि उसको आप लिख देंगे, और जो बोली है जो आपने नीचे पढ़ी है, किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, उसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं, और इसे सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती, वो बोली कहलाती है। तो वो दोनों की परिभाषा को आप लिखेंगे, तभी भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 तो बहुत ही सरल है। भाषा, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? आपने पढ़ा भारत की राष्ट्रभाषा। आपको पता है जब भारत हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो भारत में रहते हैं, भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक रूप से बोली जाती है ना। सबकी भाषा है, जिसे हम मातृभाषा भी कहते हैं, वो भाषा है हिंदी। तो हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है, आप लिख देंगे, बहुत सरल है। धन्यवाद बेटा। इस आपको बच्चों, प्रिय बच्चों, ये अब पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आशा है कि आप इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे। जितना आप इसको सुनेंगे, जहां आप और बहुत सारी चीज़ों को सुनते और देखते हैं, यदि इस वीडियो को भी आप सुनेंगे, देखेंगे, शेयर करेंगे, तो फिर ये आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आपको सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते, लिखते लिखते ही सारी चीज़ें इस पाठ के अंतर्गत याद हो जाएंगी। भाषा क्या है, बोली क्या है, उपभाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, सब के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। धन्यवाद।